जरा सोचिए एक ऐसे मिलिट्री अटैक के बारे में जो इतना सटीक और सिंक्रोनाइज्ड हो कि वो एक अभेद्य मतलब एक इम्पेनेट्रेबल माने जाने वाले देश को कुछ ही घंटों में घुटनों पर ला दे। आज हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम के इसी काल्पनिक लेकिन हैरान कर देने वाले सैन्य अभियान का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में स्ट्रैटेजी, धोखे और टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है 28 फरवरी 2026 की आधी रात को। कमांड सेंटर्स में हवा में एक अजीब सी टेंशन है। दुनिया भर की स्क्रीन्स पर डेटा चमक रहा है और हर कोई बस एक सिग्नल का इंतजार कर रहा है। एक ऐसा सिग्नल जो शायद दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। और फिर वो सिग्नल आ ही जाता है। आधी रात के घने अंधेरे में इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी हमलों में से एक शुरू हो जाता है। ये कोई एक हमला नहीं था, ये एक दो तरफा हमला था जिसे दो अलग अलग ऑपरेशंस के तहत अंजाम दिया जाना था। हजारों मील दूर दो अलग अलग समंदरों में अमेरिकी नौसेना के विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपनी अपनी जगह ले चुके थे। अरब सागर में था यूएसएस इब्राहिम लिंकन और भूमध्य सागर में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। अमेरिकी कमान से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को हरी झंडी मिलती है और ठीक उसी पल इजरायली कमान भी अपने मिशन ऑपरेशन रोड द लायन की शुरुआत कर देती है। मतलब ये एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड जॉइंट अमेरिकी इजरायली हमला था। लेकिन सवाल यह है कि यह हमला था किसके खिलाफ? इस कहानी का टारगेट था ईरान, और ये कोई आसान टारगेट नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके उलट ईरान को एक अभेद्य किले के तौर पर देखा जाता था, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ईरान की असली ताकत सिर्फ उसकी फौज में नहीं बल्कि उसके भूगोल में भी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और विशाल रेगिस्तान एक तरह से प्राकृतिक कवच का काम करते हैं, और इस कवच को और भी ज्यादा मजबूत बनाती थीं रूस से मिली S-300 और S-400 जैसी एडवांस्ड एयर डिफेंस प्रणालियां, जो इसे एक बेहद मुश्किल टारगेट बनाती थीं। और इन सबके ऊपर एक और बहुत बड़ी चुनौती थी, दूरी। इजराइल और ईरान के बीच लगभग 1240 मील का फासला अपने आप में एक बहुत बड़ी रुकावट था। लड़ाकू विमानों को इतनी लंबी दूरी तक कैसे ले जाया जाए, बीच हवा में फ्यूल कैसे भरा जाए और उन्हें सेफ कैसे रखा जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल पहेली थी। लेकिन इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए इस कहानी में अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने एक ऐसी शानदार स्ट्रैटेजी बनाई थी जो ईरान के अभेद्य लगने वाले सुरक्षा घेरे को पूरी तरह से अंधा कर सकती थी। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो दिल था वो था टाइम ऑन टारगेट का सिद्धांत। अब यह है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग रफ्तार से चले हथियार, चाहे वो पनडुब्बी से दागी गई मिसाइल हो या लड़ाकू विमान से गिराया गया बम, सब कुछ इस तरह से सिंक्रोनाइज किया गया था कि वे एक ही सेकंड में एक साथ अपने अपने टारगेट्स पर हिट करें। इसका मकसद था दुश्मन को सोचने या संभलने का एक पल भी ना देना। और ये जो धोखा देने की रणनीति थी वो तो कमाल ही थी। पहले स्टेप में छोटे डिकॉय ड्रोन्स छोड़े गए जो रडार पर 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स के एक बड़े बेड़े की तरह दिख रहे थे। अब इस खतरे को देखकर ईरानी कमांडरों ने घबराहट में अपनी कीमती मिसाइलें दाग दीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया उनकी अपनी मिसाइल बैटरियों की लोकेशन सबके सामने आ गई, और बस आसमान में चुपचाप मंडरा रहे F-35 और F-22 जेट्स ने इन्हीं उजागर हुए ठिकानों को लॉक किया और उन्हें तबाह कर दिया। ईरान अंधा हो चुका था। तो अब जब ईरान की आंखें और कान यानी उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो चुका था, अब बारी थी असली हमले की। और जैसा कि इस कहानी में बताया गया है, ये हमला 3 अलग अलग और एक के बाद एक विनाशकारी लहरों में किया गया। देखिए, हर लहर का एक बहुत ही खास मकसद था। पहली लहर में F-35 और F-22 विमानों ने जो भी बची खुची एयर डिफेंस सिस्टम्स थीं उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी लहर में B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने ईरान की सबसे गहरी जमीन के नीचे बनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया। और आखिर में तीसरी और आखिरी लहर में सटीक हमलों से सीधे सुप्रीम लीडर के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले की जो दूसरी लहर थी उसमें B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ, जिन्हें सिल्वर बुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका मिशन था ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जमीनी परमाणु बंकरों को दश्त करना, जो इस्फहान और कर्ज में मौजूद थे। तो इस तबाही वाले हमले के बाद जब सुबह का सूरज उगा तो वो एक बदली हुई दुनिया पर उगा। अब कहानी इसके नतीजों और दुनिया भर में मची उथल-पुथल की तरफ बढ़ती है। अगली सुबह 1 मार्च को इस कहानी के मुताबिक ईरानी टीवी पर एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई
हमले में मारे गए थे। और ये इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा नतीजा था। हमले के फौरन बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया। उन्होंने कहा, आज आतंक का साम्राज्य धूल में मिल गया है, जो इस ऑपरेशन में उनकी जीत का एक बहुत पावरफुल सिंबल था। और कुछ ऐसी ही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान में भी दिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के नंबर 1 आतंक प्रयोजक देश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। इन दोनों बयानों से एक संयुक्त और मजबूत पॉलिटिकल फ्रंट का पता चलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ईरान भले ही कमजोर हो गया हो, पर उसने घुटने नहीं टेके थे। उसने ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस 3 के तहत जवाबी कार्रवाई की और अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल पर मिसाइलें दाग दीं। मतलब ये संघर्ष अब एक बड़े और कहीं ज्यादा अप्रत्याशित युद्ध में बदल चुका था। और आखिर में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की ये जो काल्पनिक कहानी है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या धोखे, सटीकता और टेक्नोलॉजी का ऐसा घातक मेल ही जंग का भविष्य है? क्या भविष्य के युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे, तेजी से, बेरहमी से और निर्णायक रूप से? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।